दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, एवरेट मीडिया ग्रुप। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं जो देश के लिए बहुत ही अहम है। वो है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकारें एक अभियान के रूप में जागरूकता अभियान शुरू किया चला रही हैं, जबकि प्रतिपक्ष विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कहता है यह प्रासंगिक नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ये विरोध और समर्थन किया जा रहा है। अब मैं इसके तथ्यों पर आपसे अगर चर्चा करूं तो वन नेशन वन इलेक्शन पहली बार चर्चा में नहीं आया है। 52, 57, 62 और 67 चार चुनाव एक साथ विधानसभा और लोकसभा के हो चुके हैं, लेकिन 68 और 69 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी कई विधानसभाएं भंग कर दी गई, तब से ये तारतम्य टूटा और 70 में लोकसभा भंग की गई, 71 में चुनाव हुए, 67 के बाद तारतम्य टूटा जो लगातार आज तक नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि एक साथ चुनाव नहीं हो सकते, चुनाव हो रहा था तभी तो हुआ। अब सवाल यह है कि इसको लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही है और कई बार इस पर डिबेट भी हो चुके हैं। 2015 में लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की थी, एक देश एक चुनाव कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद 2 सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी बनाई और वकील रखा गया हरीश साल्वे को। गृह मंत्री अमित शाह इसके सदस्य थे। नेता प्रतिपक्ष उस समय जो कांग्रेस रंजन चौधरी थे, गुलाम नबी आजाद को रखा गया था और जो है 3 सदस्य और बनाए गए थे, SK सिंह थे और सुभाष कश्यप थे जो लॉ के काफी जानकार थे और संजय कोठारी थे। ये सभी लोग थे जो लॉ विशेषज्ञ थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के बाद उस पर समीक्षाएं हो रही हैं और उसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है कि जो सिफारिश की कमेटी ने कि पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव हो और दूसरे फेज में शहरी और 100 दिनों के अंदर शहरी निकाय और पंचायत के चुनाव हो। और कमेटी ने जो दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, बेल्जियम और फिलीपींस जहां एक साथ चुनाव होते हैं उसका अध्ययन करके ये रिपोर्ट दी। और कमेटी का मानना है, कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है कि किस तरीके उसके खर्चे बचत होंगे, समय बचत होगी, ये तो एक व्यवहारिक पक्ष कमेटी का है। दूसरा जो भारत निर्वाचन आयोग का आंकड़े हैं चुनाव में कितना खर्च होता है एवं टाइम, 52 में अगर लोकसभा चुनाव में 10 करोड़ खर्च हुए थे, 57 में 15 करोड़ हुए थे, 67 में भी उतने 10 करोड़ हुए थे, 71 में 12 करोड़, 77 में 23 करोड़ और ये बढ़ते बढ़ते 80 में 54 करोड़ और 84-85 में 81 करोड़, 89 में 154 करोड़, 91-92 में 359 करोड़ और 96 में 557 करोड़, 98 में 666 करोड़, 99 में 967 करोड़, 2004 में 1016, 2008 में 14 करोड़ और 2014 में 38 अप्रत्याशित रूप से 8 के बाद 2014 में चुनाव खर्चों में बढ़ोतरी हुई है 3870 और 19 में 98,000 तथा 2024 में 15,000 करोड़ से अधिक खर्चे का आयोग अनुमान है। लेकिन ये तो एक बहुत जो सतही आंकड़े दिखाई देते हैं। चुनाव में खर्चे कितने होते हैं देश का हर नागरिक जानता है, कितनी अधिक धनराशि इस पर खर्च की जाती है। एक एक विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में कम से कम 20 से 25 करोड़ और दक्षिण भारत के राज्यों में विधानसभा चुनाव में 100 से 150 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक एक विधानसभा में। इसी तरीके लोकसभा में भी उत्तर और दक्षिण में चुनाव में खर्चों में काफी अंतर होता है। दक्षिण के 100 लोकसभा का औसत खर्चा 80 से 90 करोड़ आता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य में 4 से 5 करोड़ रुपया मिनिमम खर्चा आता है। अब आप सोचिए बार बार चुनाव होते हैं और चुनाव के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है, तो ये रुपए आते कहां से हैं? ये भ्रष्टाचार का एक मूल जड़ है। बार बार चुनाव होना, महंगा चुनाव होना और विधानसभा लोकसभा का चुनाव होना। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती, क्योंकि हर साल कम से कम 5 राज्यों के चुनाव तो होते ही हैं और 12 महीने में हर दूसरे महीने बाद तीसरे महीने में एक राज्य का चुनाव होता है। तो निश्चित रूप से
यह एक देश एक चुनाव बहुत अहम है और इसमें कोई व्यवधान नहीं है। इसमें इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से हो सकता है। देश के कितना हित में है यह भी एक कितना महत्वपूर्ण है कि अगर एक बार चुनाव हो जाएंगे तो बार बार आचार संहिता नहीं लागू होगी और उससे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। दूसरा जो सबसे अहम पहलू है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, जो अदृश्य रूप से दिखाई दे रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के जब चुनाव एक साथ होंगे तो जाति और धर्म का जो ध्रुवीकरण की बात होती है उसमें भी उतनी एग्रेसिवनेस नहीं आ पाएगी। उसका कारण होगा एक लोकसभा में किसी राज्य में 7 विधानसभा है, किसी राज्य में 5 विधानसभा है, किसी राज्य में 9 विधानसभा है। तो 9 विधानसभा अगर जिस लोकसभा सीट में आती है तो 9 प्रत्याशी होंगे। वो विभिन्न कम्युनिटी के होंगे, कोई एससी होगा, कोई ओबीसी होगा, कोई सामान्य होगा, कोई मुस्लिम होगा। लोकसभा में 7-8 कम्युनिटी के विधानसभा प्रत्याशी होंगे और बेहतर ही होगा अगर पंचायतों का और शहरी निकायों का चुनाव एक साथ और करा दें तो निश्चित रूप से मानिए जाति और धर्म का जो एक प्रदूषित फैल गया चुनाव में, इसमें बहुत कमी, अप्रत्याशित रूप से कमी आएगी जो दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि जब चुनाव होंगे, मान लीजिए प्रधान का भी हो रहा है, प्रमुख का हो रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो रहा है, मेयर का भी हो रहा है, सभासद का भी हो रहा है, तो आप मान के चलिए सारे जनप्रतिनिधि पूरे देश भर में 22 से 23 लाख होंगे पूरे देश में, पंचायतों के, निकायों के, विधानसभा, लोकसभा सारे मिला के। तो इतनी संख्या में अगर चुनाव मैदान में होंगे तो मेरा अपना मानना है कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं बचेगी, कोई ऐसा धर्म का संप्रदाय नहीं बचेगा जिसके प्रत्याशी चुनाव मैदान में ना हो। और जब सभी धर्मों के, सभी जातियों के प्रत्याशी मैदान में होंगे तो हर पार्टी को हर जात से वोट लेना होगा। तो जातीय जो ध्रुवीकरण होता है कि अभी तो मान लीजिए कि विधानसभा में एक सवर्ण है, एक बैकवर्ड है, एक जो दलित है, एक मुस्लिम है, तो वहां पर ध्रुवीकरण की बात होती है कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो गया, जातीय ध्रुवीकरण। लेकिन जब एक ही विधानसभा लोकसभा में 7-8 जाति के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक विधानसभा में कम से कम 200 से 250 पंचायतें होती हैं। 250 पंचायतें में कोई ऐसी कम्युनिटी की छोटी बड़ी नहीं बचेगा जहां प्रधानिक चुनाव ना हो रहा, मेयर का अलग होगा, सभासद का अलग होगा। तो एक बहुत बड़ा महासंगम का होगा। और मेरा तो एक सुझाव है, इसको 5 साल के बजाय इसका कार्यकाल 5.5 साल कर लें और 6 महीना कंप्लीट चुनाव प्रोसेस में डाल दें और इसको कंप्लीट चुनाव कराने के बाद 5 साल कार्य कराएं। और दूसरा ये है कि एक मतदाता सूची, जो मतदाता सूची को लेकर बार बार बात होता है कि पंचायत का, लोकल बॉडी का, शहरी निकाय का अलग है, लोकसभा का, विधानसभा, मतदाता सूची का भी जो विवाद है खत्म हो जाएगा। और अभी तक भारत निर्वाचन आयोग ने 66 करोड़ मतदाताओं को आधार कार्ड से जोड़ दिया है। अभी 30 से 35 करोड़ मतदाता और बचे हैं, जो 100 करोड़ मतदाता वो भी जुड़ जाएंगे। तो आधार कार्ड से लिंक होने के बाद, एक साथ चुनाव होने के बाद, एक तो मान के चलिए खर्चे 1/4 हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। जाति धर्म का जो आपस में टकराट है वो कम हो गई। और जहां तक ये कहने की बात है कि विधानसभा लोकसभा में सरकारें गिर जाएंगे, जल्दी गिर जाएंगी, बाद में गिर जाएंगी, तो एक बहुत अच्छा सुझाव विद्यालय प्रोफेसर, उनका कहना है कि इसमें कोई व्यवधान नहीं। मोदी को और राहुल को या दूसरे दलों के सबको इच्छा शक्ति अगर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। क्यों? और ना कभी चुनाव होंगे, क्योंकि उनका एक कहना था कि अगर कि जिस व्यक्ति के कारण, जिस सांसद के कारण, विधायक के कारण या पंचायतों में जहां भी जिन सदस्यों के कारण सरकार गिनती है, उनको और उनके परिवार पर कम से कम 3 चुनाव पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, पहला ये। और दूसरा, अगर कोई लाभ लेने के लिए दल बदलता है, सरकार गिरा देता है, दूसरे सरकार में शामिल होता है अपना लाभ लेने के लिए, तो यह उपचुनाव के सिस्टम खत्म करके एक संशोधन करना चाहिए कि जो दूसरे स्थान पर रहा प्रत्याशी उसको इलेक्टेड मान लिया जाए। और सपोज कीजिए उसमें कोई बात होती है तो ये संख्या 5 तक कर दो। मान लीजिए कोई अपराधी प्रवृत्ति का, किसी ने एक दूसरे तीसरे को दुर्घटना में मार दिया है, कोई और साजिश कर दी या कोई और कारण हो गया, तो 3 से लेके 5 तक कर दिया। उपचुनाव का सिस्टम खत्म कर दिया जाए। उपचुनाव नहीं होगा, जो दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, वो अयोग्य हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो तीसरे नंबर को, चौथे नंबर को कर लेना चाहिए। तो उपचुनाव की प्रथा खत्म हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, जिसके कारण सरकार जाती है, अगर 40 सांसद हो, 50 सांसद हो या पूरी सरकार, जैसे आया राम गया राम, हरियाणा में पूरी सरकार लेके भजन लाल तो रात चले गए थे, तो पूरी सरकार के सारे सदस्यों को उनके चुनाव लड़ने पर, उनके बच्चों पर, उनके परिवार जो ब्लड रिलेटेड हैं,
उनको कम से कम 3 चुनाव पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, इसमें इंडिविजुअल नहीं होता। अगर बाप ये लाभ लेता है तो उसका फायदा बेटा पाता है, बहू पाती, पत्नी पाती। अगर लाभ ले सकते हैं तो उनको लाभ लेने से वंचित भी किया जा सकता है, क्योंकि देश पर इसे बहुत कम बोझ पड़ेगा और एक बेहतरीन आदर्श लोकतंत्र स्थापित होगा, वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ऐसा कड़ा निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जैसा इंदिरा गांधी ने सरकारें गिराई, तोड़ फोड़ की, दल बदल कराया, उसी तरीके से उससे ज्यादा, उससे तीव्र गति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भी करा रही है। कड़े कानून नहीं बना सकते, लेकिन अगर ऐसा देश हित में सभी सोचते हैं तो पार्लियामेंट में निश्चित रूप से 2 बड़े संशोधन हो जाएं तो किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा। एक तो है कि पहला कि जो जिसके कारण सरकार गिरती है उसके परिवार को कम से कम 3 चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगा दिया जाए, और दूसरा उपचुनाव की प्रथा खत्म करके जो भी दूसरे स्थान पर अगर उपस्थित नहीं, तीसरे स्थान पर, चौथे पर है, उसे इलेक्ट मान लिया जाए। तो ये जो विकृतियां हैं, जो समाज में भ्रष्टाचार चुनाव के कारण फैला है, जातिवाद का जहर फैला, धार्मिक ध्रुवीकरण का फैला है, ये अप्रत्याशित रूप से, अघोषित रूप से समाप्त होगा और वन नेशन वन इलेक्शन के सकारात्मक रूप दिखाई पड़ेंगे। धन्यवाद।